स्वागत है आपका हमारे JVNCIB मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों आज ये हमारा लाइव सेशन नंबर 9 है और दोस्तों हम लोग डेली 9 बजे इस लाइव सेशन को कंडक्ट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा जैसे इस तरह के वीडियोज़ लाइव होंगे। और दोस्तों आप लाइव अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को कंसेप्चुअली समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीवरेज। दोस्तों हमारा यूनिट नंबर 8 है AVFM का, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीवरेज। दोस्तों इसमें हम लोग लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस करेंगे, MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा मैं एक ऑप्शंस को आपको समझाऊंगा, जो कंसेप्ट भी होगा वो भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, अंतिम तक बने रहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑफर है। आज आपको सभी कोर्सेज पे, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो, मॉक टेस्ट प्लान हो, PDF प्लान हो, सभी पे दोस्तों आपको 10% का ऑफर मिल रहा है जो कि हमारे ऐप पे मिल रहा है। दोस्तों ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपको पता है, यहाँ पे आपको 5 चीज़ मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में। एज यू नो इट वेरी वेल, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। दोस्तों आपको कूपन कोड यूज करना है Friday 10 और इस पार्टिकुलर ऑफर को ग्रैब करना है आज के आज ही, क्योंकि ये जो ऑफर है वो आज रात तक ही वैलिड है। तो फ्रेंड्स, आप मॉक टेस्ट प्लान ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में मॉक टेस्ट प्लान है, PDF प्लान है। मॉक टेस्ट प्लान से दोस्तों आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आप जैसे एग्जाम रियल पैटर्न एग्जाम की तरह आपको मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों PDF प्लान में आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 3000 प्लस MCQs मिलते हैं, प्लस कंसाइज नोट्स मिलता है, प्लस क्विक रिवीजन PDF मिलता है। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, जरूर कि अभी कभी इंस्टॉल करें ऐप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको जो भी कोर्स परचेज करना हो कोर्स परचेज करें और 10% का डिस्काउंट पाएं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। आज के ऐप का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के सेशन को शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन ए को देखिए, इनहांस अर्निंग पर शेयर विदाउट शेयर होल्डर ब्रिंगिंग इन मोर मनी बाय बोरोइंग फंड। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर है कि कैसे कंपनी का प्रॉफिट जो है सेल्स के चेंज होने से इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हाउ अ कंपनी प्रॉफिट कैसे इफेक्ट होगा, तो सेल्स का जो वेरिएशन होता है उससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कंपनी के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कौन बताता है, हमें ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो करा है कि इनहांस अर्निंग पर शेयर, इसका कोई रोल ही नहीं है। बी में करा है एक्वायरिंग एसेट दैट ऐड वैल्यू टू द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज का डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज एक मेजर है कि कैसे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इफेक्ट होता है सेल्स के चेंज से। और यहाँ पे कुछ और ही पॉइंट बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट सी कर रहा है यूजिंग डेब्ट टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज का डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कंपनी डेब्ट यूज करती है, जब भी कोई कंपनी डेब्ट यूज करेगी फाइनेंसिंग पर्पज से, ठीक है, फाइनेंस करने के लिए डेब्ट यूज करेगी। अब मान लीजिए कंपनी को अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करना है तो उसने डेब्ट यूज किया, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट मोर हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि सेल्स में थोड़ा सा चेंज आ जाए, यदि सेल्स में लिटिल बिट चेंज आ जाए, इस वेरी फीबल चेंज आ जाए सेल्स में, तो उसका बिग इंपैक्ट पड़ेगा कहाँ पे, प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा। यदि एग्जांपल के तौर पर यदि मान लीजिए कि सेल्स बढ़ गया, सेल्स क्या हो गया, बढ़ गया, तो कंपनी जो है लार्ज प्रॉफिट अर्न करेगी, राइट, लार्ज प्रॉफिट अर्न करेगी प्रत्येक इंक्रीमेंटल सेल में। और यदि सेल्स घट गया, इफ सेल्स डिक्रीजेज, तो कंपनी पैसा तुरंत लूज कर लेगी। तो यदि वो कंपनी डेब्ट को यूज कर रही है अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए, तो दोस्तों ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया, सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग लीवरेज ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी में करा है यूजिंग डेब्ट टू डिक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी। ये डेफिनेशन नहीं है। डेब्ट क्या करता है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाता है यदि सही तरीके से यूज किया जाए तो। समझ में आया दोस्तों? तो आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन सही कौन से हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, कि ऑपरेटिंग लीवरेज में दोस्तों डेब्ट को यूज किया जाता है ताकि आप रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ा सकें। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बिजनेस में फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है। अभी हमने ऑपरेटिंग लीवरेज देखा, अब फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए करा है इनहांस अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि आप अर्निंग पर शेयर को इनहांस करें। दोस्तों ये हमारा फाइनेंशियल लीवरेज का ही डेफिनेशन है कि बेसिकली क्या होता है कि फाइनेंशियल लीवरेज जो है वैसे पैसे को यूज करता है, इट यूजेज मनी को क्यों यूज करता है, ताकि एसेट को एक्वायर कर सकें, सो दैट यू कैन एक्वायर द एसेट,
राइट। और दोस्तों जब भी कोई कंपनी पैसा बोरो करती है ना, वेन एवर अ कंपनी बोरो मनी, कोई मान लीजिए पार्टिकुलर कंपनी है, वो क्या कर रही है, मनी बोरो कर रही है, तो उस पैसे को यूज करेगी एसेट को एक्वायर करने के लिए या नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। इससे क्या होगा, कंपनी ग्रो कर पाएगी, राइट। और कंपनी ग्रो करेगी और प्रॉफिट जनरेट करेगी, कंपनी ग्रो करेगी और क्या करेगी दोस्तों, प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो जो एडिशनल प्रॉफिट है उसे यूज कर सकते हैं डेब्ट को पेमेंट के लिए, जो कि अर्निंग पर शेयर को बढ़ा देगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनहांसिंग अर्निंग पर शेयर विदाउट शेयर होल्डिंग ब्रिंगिंग इन मोर मनी बाय बोरोइंग फंड, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि एक्वायरिंग एसेट दैट ऐड वैल्यू टू द बिजनेस, ये हमारा फाइनेंशियल लीवरेज का डेफिनेशन है नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल लीवरेज एक मेजर होता है कि कैसे कंपनी का प्रॉफिट जो है डेब्ट के यूज से इफेक्ट होगा। तो डेब्ट के यूज से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये होता है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन बी कर रहा है कि एक्वायरिंग एसेट दैट ऐड वैल्यू टू द बिजनेस, तो आप एसेट को यदि एक्वायर करेंगे तो वो हो सकता है डेब्ट से फंड किया गया हो या इक्विटी से फंड किया गया हो, तो ये डायरेक्टली फाइनेंशियल लीवरेज को इफेक्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी करा है यूजिंग डेब्ट टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये भी डेफिनेशन नहीं है फाइनेंशियल लीवरेज का। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, आरओई जिसको कहते हैं, ये एक मेजर होता है कि कैसे कितना प्रॉफिटेबल एक कंपनी है अपने शेयर होल्डर के लिए। हाउ मच प्रॉफिटेबल अ कंपनी इज फॉर हुम, फॉर इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर के लिए कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है, ये कौन मेजर करता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। तो फ्रेंड्स आरओई को बढ़ाया जा सकता है डेब्ट के द्वारा ताकि आप इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कर सकें, लेकिन दोस्तों ये सेम चीज़ नहीं है फाइनेंशियल लीवरेज के जैसा। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है यूजिंग डेब्ट टू डिक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये भी हमारा फाइनेंशियल लीवरेज का डेफिनेशन नहीं है। डेब्ट जो है क्या करता है कि ये डेब्ट से आप क्या करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी को डिक्रीज करते हैं, राइट। यदि आप सही तरीके से नहीं यूज करेंगे तभी जाके डेब्ट आपका रिटर्न ऑन इक्विटी को डिक्रीज करेगा, लेकिन दोस्तों इसका डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता फाइनेंशियल लीवरेज में। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि पहला जो ऑप्शन कर रहा है कि इनहांसिंग अर्निंग पर शेयर, दूसरा कह रहा है एक्वायरिंग एसेट दैट वैल्यू टू द बिजनेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि फाइनेंशियल लीवरेज को कैसे बिजनेस में यूज किया जाता है। हाउ इज फाइनेंशियल लीवरेज यूज इन द बिजनेस, बताइए फाइनेंशियल लीवरेज को हम लोग बिजनेस में कैसे यूज करेंगे। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप एसेट को एक्वायर करें जो कि बिजनेस में वैल्यू एडिशन करेगा। देखिए पहला ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि एसेट को एक्वायर करना जो कि बिजनेस में वैल्यू एडिशन करेगा। तो क्या ये सही है दोस्तों? फाइनेंशियल लीवरेज को यूज कर सकते हैं आप इसमें, जो कि इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ कि ये केवल तरीका नहीं है जैसे फाइनेंशियल लीवरेज को यूज किया जाता है बिजनेस में। फाइनेंशियल लीवरेज को आप तब भी यूज करते हैं आप रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाते हैं, आरओई को आप बढ़ाते हैं, ठीक है, या रिटर्न ऑन इक्विटी को घटाते हैं, या शेयर होल्डर का जो इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डर का जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों उसको आप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये सभी यूज है, राइट, फाइनेंशियल लीवरेज का बिजनेस में। दूसरा तरीका कहा गया है टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों ये भी एक तरीका है जिसे फाइनेंशियल लीवरेज को यूज किया जाता है बिजनेस में। जब भी कोई कंपनी मनी बोरो करती है, कोई कंपनी है जो कि मनी क्या की, बोरो की, ठीक है, उधार पे ली, तो दोस्तों इससे क्या होगा, ये मान लीजिए कि वो पैसा को यूज कर रही है एसेट को एक्वायर करने के लिए या नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। इससे क्या होगा कि कंपनी ग्रो करेगी, और ग्रो करेगी तो प्रॉफिट जनरेट होगा, लिंक है समझ आपस में। तो दोस्तों जो एडिशनल प्रॉफिट है उसको यूज कर सकते हैं डेब्ट पेमेंट के लिए। जो एडिशनल प्रॉफिट है उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जो हमारा कर्ज लिया हुआ है उसको पे कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस कारण से क्या होगा, अर्निंग पर शेयर ईपीएस बढ़ जाएगा, ईपीएस बढ़ेगा तो आपका आरओई बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स कहने का मतलब कि टू इंक्रीज, ऑप्शन बी जो कर रहा है कि टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, तो ये एक तरीका है, मैंने समझा भी दिया कैसे है। ऑप्शन सी कर रहा है टू डिक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों ये तरीका नहीं है, ऑप्शन सी गलत है। सी गलत क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा लिखा हुआ है कि ऑप्शन सी भी सही है दोस्तों, इज ऑल्सो वे, ये भी एक तरीका है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा बोरो कर ली, टू मच मनी बोरो कर ली, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि वो जनरेट नहीं कर पाएगी, कर लेगी तो दोस्तों उतना प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पाएगी कि अपने इंटरेस्ट पेमेंट को कवर कर पाए। तो उस कारण से दोस्तों क्या होगा, आरओई घट जाएगा, राइट। वैसे केस में क्या होगा, आरओई जो है घट जाएगा। ऑप्शन डी का रहा है टू इंक्रीज द शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक तरीका नहीं है जिससे फाइनेंशियल लीवरेज को यूज किया जाता है बिजनेस में। तो शेयर होल्डर जो नया शेयर है, shareholder investment is increased by issuing new share in the stock. Financial leverage is a measure of how a company profit are distributed are affected by use of debt. So friends आपको समझ में आ गया कि सही जवाब क्या है? Okay, so I have explained this particular question.
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या एजम्पशन है जो कि आप यूज करते हैं जब आप डेप्ट को यूज करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज में। व्हाट इज द एजम्पशन, व्हाट इज द एजम्पशन दैट यू यूज व्हेन यू यूज डेप्ट इन अ फाइनेंशियल लिवरेज। आइए जरा देखते हैं। So now let's see this particular question. So in this case let's see the cost of borrowed fund is more than the added value. तो दोस्तों ये एक assumption नहीं है, this is not an assumption, this is wrong. So the cost of borrowed fund is more than the added value, this is wrong assumption. Beside using debt in the financial leverage, देखिए यदि borrowed fund का cost जो है ठीक है वो ज़्यादा होता है added value से, तो कंपनी जो है पैसा लूज करेगी। इस केस में कंपनी क्या करेगी, पैसा लूज करेगी, कंपनी विल लूज, राइट तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, पैसा लूज करेगी डेप्ट को यूज करके। तो डेप्ट को यूज करके कंपनी विल लूज मनी। सो यदि ये एजम्पशन नहीं है बिहाइंड यूजिंग डेप्ट इन फाइनेंशियल लिवरेज, इफ द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड इज मोर देन द एडेड वैल्यू द कंपनी विल लूज मनी। ऑप्शन बी कर रहा है द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड इज इक्वल टू द एडेड वैल्यू। दोस्तों ये भी एक एजम्पशन नहीं है आप डेप्ट को यूज करें फाइनेंशियल लिवरेज में। यदि कॉस्ट ऑफ द बोरोड फंड यदि बराबर होता है एडेड वैल्यू से, तो कंपनी दोस्तों ना ही गेन करेगी ना ही पैसा लूज करेगी। तो इस केस में दोस्तों नो गेन नो लॉस, ठीक है। और तीसरा केस में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड इज लेस देन। दोस्तों ये एक एजम्पशन है जो कि यूज करते हैं डेप्ट इन फाइनेंशियल लिवरेज का। यदि देखिए कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड जो है एडेड वैल्यू से कम होगी तो कंपनी एक प्रॉफिट गेन करेगी। तो दिस इज द मेन एडवांटेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बी गलत है, गलत। डी कह रहा है कि एडेड वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय द बोरोड फंड। दोस्तों ये एक एजम्पशन नहीं है, ऑब्वियसली बात है एडेड वैल्यू अफेक्टेड होता है कॉस्ट ऑफ बोरोड अकाउंट से। सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एजम्पशन हम लोग यूज करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पोटेंशियल रिस्क है, व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क ऑफ एक्सेसिव बोरोइंग इन फाइनेंशियल लिवरेज। आप मान लीजिए कि फाइनेंशियल लिवरेज में एक्सेसिव बोरोइंग करते हैं, इसका पोटेंशियल रिस्क क्या होगा। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन ए कर रहा है ईपीएस में इंक्रीज। ईपीएस समझते हैं आप, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। देखिए ये भी पोटेंशियल रिस्क नहीं है। इंक्रीज इन ईपीएस इज नॉट अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ एक्सेसिव बोरोइंग इन फाइनेंशियल लिवरेज। देखिए एक्सेसिव बोरोइंग यदि होगा ना, एक्सेसिव बोरोइंग का कारण क्या होगा कि ईपीएस आपका घटेगा, अर्निंग पर शेयर घटेगा। ऐसा इसलिए कि कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। जब एक्सेसिव बोरो करेगी तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। किसे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, बोरोवर को, ठीक है। तो डेब्ट पे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, इस कारण से इसका क्या होगा, प्रॉफिट घटेगा, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डिक्रीज इन ईपीएस। दोस्तों डिक्रीज इन ईपीएस एक पोटेंशियल रिस्क है एक्सेसिव बोरोइंग का फाइनेंशियल लिवरेज में। तो यदि कोई कंपनी ज़्यादा बोरो कर लेती है, बोरो टू मच, यदि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा बोरो कर लेती है तो दोस्तों वो एनफ प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी। तो उसके पास एनफ प्रॉफिट नहीं होगा जनरेट करने के लिए, ठीक है, ताकि इंटरेस्ट पेमेंट को कवर कर सके डेब्ट में। इस कारण से दोस्तों क्या होगा, ईपीएस आपका घटेगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी कर रहा है एन इंक्रीज इन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये भी एक पोटेंशियल रिस्क नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये एक पोटेंशियल रिस्क है, राइट, एक्सेसिव बोरोइंग का। यदि कंपनी बहुत ज़्यादा बोरो कर लेगी ना तो वो प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पाएगी, इस कारण से आपका ईपीएस घट जाएगा, राइट। तो ईपीएस घटता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन सी कर रहा है कि शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट में बढ़ना, ये भी एक पोटेंशियल रिस्क नहीं है। शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ता है, जब आप नया शेयर इशू करते हैं, तो न्यू शेयर को यदि आप इशू करेंगे स्टॉक मार्केट में तो शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। एक्सेसिव बोरोइंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक्सेसिव बोरोइंग क्या करता है कि शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है, राइट। तो ये बढ़ाता नहीं है, ये पॉइंट है। और दोस्तों नेक्स्ट कर रहा है कि डिक्रीज इन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक पोटेंशियल रिस्क नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा यदि कोई कंपनी का प्रॉफिट जो है, इफ द कंपनीज प्रॉफिट डिक्रीजेज ड्यू टू एक्सेसिव बोरोइंग, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रीज इन ईपीएस। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मेथड है जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, बताइए।
कि कौन से मेथड से आप फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आइए जरा देखते हैं ये प्रत्येक ऑप्शन को और समझते हैं कि बेसिकली ये सभी मेथड्स है क्या, कहाँ यूज किए जाते हैं और सही जवाब क्या है हमारा। राइट, दीज आर द थिंग वी विल डिस्कस। नाउ लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन ए कह रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो एक मेथड नहीं है जिसको हम लोग हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करें। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम लोग शॉर्ट में आरओआई कहते हैं। आरओआई क्या होता है? आरओआई मेजर करता है कितना प्रॉफिटेबल एक कंपनी है अपने ऑनर के लिए। हाउ मच प्रॉफिटेबल फॉर होम, फॉर ऑनर, ऑनर के लिए कितना प्रॉफिटेबल है। इसको निकालने के, इसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट को इसके इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है डेब्ट टू इनकम रेशियो। तो डेब्ट टू इनकम रेशियो सही जवाब है। ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेब्ट टू इनकम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों कंपनी का टोटल डेब्ट को नॉमिनेटर में लिख दीजिए, ठीक है, और डिनोमिनेटर में लिख दीजिए टोटल इनकम। सो टोटल डेप्ट हमारा नॉमिनेटर में रहता है और डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। तो फ्रेंड्स यदि हाई DTR है, यदि DTR बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपना बहुत ज़्यादा डेप्ट यूज कर रही है अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए। ये रिस्क हो सकता है यदि कंपनी का प्रॉफिट घटेगा। ऑप्शन सी कर रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी एक तरीका नहीं है जिसे आप फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक तरीका है कि कैसे इन्वेस्टर जो है पे करेंगे कंपनी के अर्निंग के लिए। सो इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों कंपनी के स्टॉक प्राइस को डिवाइड करके। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंपनी स्टॉक प्राइस by its earning per share. So how do we calculate price to earning ratio? तो price to earning ratio निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, PY निकालने के लिए आप कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, सो स्टॉक प्राइस को आप नॉमिनेटर में लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में लिख दीजिए दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी EPS। दिस विल हेल्प यू टू कैलकुलेट प्राइस पर अर्निंग रेशियो। तो ये भी दोस्तों कंपनी का यूज ऑफ डेट को ध्यान में नहीं रखता, इसीलिए इसे हम लोग फाइनेंशियल बेस कैलकुलेट नहीं करते। तो ऑल ऑफ द एबव तो होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर भी यानी डेट टू इनकम रेशियो इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। Now let's come to the next question that we have. So friends, before coming to the next question, let me elaborate about our comprehensive plan. So friends, comprehensive plan में दोस्तों आपको 5 चीज़ों का ऑफर मिल रहा है। You are getting videos, you are getting PDF, along with that you are getting 3000 plus MCQs। यानी दोस्तों जितने भी तरह के MCQs के क्वेश्चन बैंक है वो आपको मिल रहे हैं, और प्लस दोस्तों आपको डेली क्विजेस मिल रहे हैं, वो भी एग्जाम लाइक इंटरफेस में, और फाइनली यू आर गेटिंग यूनिट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सो यू कैन सी ऑल दिस बेनिफिट्स यू आर गेटिंग इन अ सिंगल प्लान विच कॉस्ट you ₹500 per subject and overall it is 2500 for all 5 subjects. So friends, do avail this particular plan। और दोस्तों आज आपको 10% का ऑफर भी दिया जा रहा है इस प्लान में, जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सिमिलरली वी हैव यूनिट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वी हैव वीडियो कोर्स अवेलेबल। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप ऐसा कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज कहाँ करना है दोस्तों, तो हमारे ऐप पे जाइए, JIVNCIV मेड सिंपल करके ऐप है, आप उसमें कोर्स परचेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल लीवरेज कैसे रिटर्न ऑन इक्विटी को इफेक्ट करता है। How do financial leverage affect the return on equity? So friends, please tell, how do financial leverage affects return on equity? Now let's discuss this particular question। देखिए दोस्तों ऑप्शन में कह रहा है इट ऑलवेज इंक्रीज इनहांस रिटर्न ऑन इक्विटी। ये समझते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल लीवरेज जो है इनहांस कर सकता है, बढ़ा सकता है रिटर्न ऑन इक्विटी को यदि कंपनी अपने प्रॉफिट को जनरेट कर पा रही है जो कि कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है। देखिए प्रॉफिट जो कंपनी जनरेट कर रही है वो यदि कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है तो उस पार्टिकुलर केस में ये इनहांस करेगा रिटर्न ऑन इक्विटी को, ठीक है। तो ये समझिए यदि कंपनी जो है जनरेट नहीं कर पा रही है प्रॉफिट जो कि ज़्यादा है, इफ द कंपनी इज नॉट एबल प्रॉफिट ही जनरेट कर पा रही है कि कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा हो, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों फाइनेंशियल लीवरेज एडवर्सली इफेक्ट करता है रिटर्न ऑन इक्विटी को, ठीक है। ऑलवेज जो कर रहा है ना, इट कैन ऑलवेज इनहांस, दिस इज रॉन्ग। समझ में आया, हमेशा सही नहीं है। ऑब्वियस ही बात है कि यदि प्रॉफिट जो है कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होगा तो उस केस में फाइनेंशियल लीवरेज इनहांस करेगा आरओई को, लेकिन जिस केस में कम होगा वहाँ पे तो डिग्रेड कर देगा ना। नेक्स्ट कर रहा है इट कैन नेवर एडवर्सली अफेक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी। ये भी दोस्तों गलत है। फाइनेंशियल लीवरेज एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है रिटर्न ऑन इक्विटी को यदि कंपनी जनरेट प्रॉफिट इनफ प्रॉफिट की जनरेट नहीं करे। Now let's see the option number C. It can adversely affect return on equity beyond a certain limit.
तो इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों ये भी ये स्टेटमेंट सही है, फाइनेंशियल लीवरेज को यूज करते हैं ताकि आप इनहांस कर सके रिटर्न ऑन इक्विटी को। सो फाइनेंशियल लीवरेज इज यूज टू इनहांस रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन दोस्तों इसको यूज कर सकते हैं आप रिस्क को बढ़ाने के लिए भी। सो देखिए इट कैन एडवर्सली अफेक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट कर रहा है, तो फाइनेंशियल लीवरेज को यूज कर सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाने के लिए, लेकिन ये इसको यूज कर सकते हैं आप रिस्क को बढ़ाने के लिए। ऑल्सो भी यूज टू इंक्रीज द रिस्क, यदि कंपनी बहुत ज़्यादा डेप्ट ले ले, इफ कंपनी टेक टू मच डेप्ट, तो दोस्तों वो इनफ प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पाएगी। सो इनफ प्रॉफिट विल नॉट बी जनरेटेड ताकि वो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट को कवर कर सके, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है डेप्ट पे उसको कवर करने के लिए दोस्तों प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी, इस कारण से दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये जो कर रहा है ऑप्शन सी, दिस इज ऑल्सो ये सही है, ठीक है। सो इट कैन एडवर्सली अफेक्ट ऑन इक्विटी बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट। अब बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट इनफ ना हो कि वो डेप्ट को कवर कर पाए, तो वहाँ पे एडवर्सली अफेक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिमल लीवरेज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑप्टिमल लीवरेज। लेट्स डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्टिमल लीवरेज को आइए समझते हैं। ऑप्टिमल लीवरेज क्या होता है, ऑप्शन वाइज चलते हैं, जिन चीज़ों को समझते हैं ऑप्शन के माध्यम से। So the first option is a mix of equity and debt that is determined by realistic estimate of cost versus benefit। देखिए ये सही डेफिनेशन है, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमल लीवरेज। ऑप्टिमल लीवरेज दोस्तों क्या होता है कि आपका इक्विटी और डेप्ट का मिक्सचर होता है, इट इज़ एन मिक्सचर ऑफ इक्विटी प्लस डेप्ट, ठीक है। जो कि क्या करता है दोस्तों, मिक्सचर होता है इक्विटी और डेप्ट का, जो कि आपको मैक्सिमाइज कर देता है कंपनी के आरओई को, दैट मैक्सिमाइज कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, और रिस्क को मिनिमाइज करता है। इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो एक रियलिस्टिक एस्टिमेट होता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, और कंपनी की एबिलिटी क्षमता की वो प्रॉफिट को जनरेट करे। Now let's see the option number B, that is a mix of equity and debt that is determined solely by the cost of debt। बताइए सही जवाब है क्या? तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ डेप्ट ये गलत डेफिनेशन है हमारे ऑपरेटिंग लीवरेज का। कॉस्ट ऑफ डेप्ट एक फैक्टर होता है जिसको कंसीडर किया जाएगा जब आप ऑप्टिमल लीवरेज को निकालें। तो ये जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट लिखा हुआ है ना, तो दिस शुड बी कंसीडर्ड, तो इसको भी कंसीडर किया जाएगा जब आप ऑप्टिमल लीवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऑप्टिमल लीवरेज निकालेंगे। लेकिन दोस्तों एक ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट तो एक फैक्टर है, लेकिन ये केवल सिंगल फैक्टर नहीं है, कंपनी का जो क्षमता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करे वो भी एक की फैक्टर है, राइट। ऑप्शन सी कर रहा है अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट दैट इज डिटरमाइंड सोलली बाय द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो फ्रेंड्स ऑप्शन सी में कह रहा है मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट एंड इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक दूसरा फैक्टर है जो कि कंसीडर किया जाएगा जब आप डिटरमाइन करेंगे ऑप्टिमल लीवरेज को, लेकिन ये एक सिंगल फैक्टर नहीं है। कंपनी की जो क्षमता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करे वो भी की फैक्टर है। ऑप्शन डी नॉन ऑफ द गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्टिमल लीवरेज क्या होता है कि डेप्ट और इक्विटी का वो मिक्सर होता है जो कि रियलिस्टिक एस्टिमेट से डिटरमाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डीओएल यानी डिग्री ऑफ लीवरेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ डू वी कैलकुलेट द डिग्री ऑफ लीवरेज। बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ लीवरेज। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। ऑप्शन को देखिए, बाय एस्टैब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रिजर्व रेवेन्यू, सॉरी मतलब आपका क्या कोरिलेशन है, क्या कोरिलेशन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू में, इसके माध्यम से, दिस इज द क्वेश्चन। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये करेक्ट वे नहीं है, आप कोरिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू में, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, राइट। तो करेक्ट वे क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो डिग्री ऑफ लीवरेज है, ये जो डीओएल है, ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है कि कैसे कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो अफेक्ट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के चेंज होने से। यानी प्रॉफिट यदि चेंज हो रहा है तो उसका ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी अर्निंग पर शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जो रेवेन्यू का जो कोरिलेशन है वो इंपैक्ट ऑफ चेंज ऑफ इन ईपीएस, इट डजंट मेजर दैट, राइट। सो कहने का मतलब कि जब आपका कोरिलेशन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू के बीच में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू के बीच का कोरिलेशन इफेक्ट नहीं करता है, इंपैक्ट नहीं करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का चेंज का इफेक्ट क्या पड़ेगा ईपीएस में। नेक्स्ट है बाय एस्टैब्लिशिंग कोरिलेशन टू नेट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसका मतलब ये भी करेक्ट तरीका नहीं है डिग्री ऑफ लीवरेज निकालने का, क्योंकि दोस्तों नेट इनकम एक मेथड है, एक मेजर है कंपनी का। नेट इनकम इज अ मेजर ऑफ कंपनी टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए नेट इनकम लिखा है, ये क्या होता है, कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है उसका ये मेजरमेंट होता है नेट इनकम। और दूसरा जो टर्म है वो है हमारा
हाँ, इसमें सारा आप खर्चा जो भी आपका एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, सब कुछ लेकर होता है। और डिग्री ऑफ लिवरेज जो है वो मेजर होता है दोस्तों किस चीज़ का, कि कैसे कंपनी का ईपीएस जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के चेंज होने से चेंज होगा, राइट। तो कोई कोरिलेशन है नहीं हमारा नेट इनकम और दोस्तों इंटरेस्ट एक्सपेंस के बीच का। नेक्स्ट इज बाय एस्टैब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वे। सो इन दिस केस द डिग्री ऑफ लिवरेज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं आप जो है ईपीएस में जो चेंज आया यानी डेल्टा ईपीएस में जो चेंज आया उसको नोमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में लिखते हैं चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डिटरमाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ताकि रिजल्ट को स्टैंडर्डाइज कर सकें, राइट। सो फ्रेंड्स, इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन क्या क्या तरीका है आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ लिवरेज को। पहला तरीका आपको मैंने बताया। यहाँ पे सही जवाब क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। The correct answer is option number A is wrong, B is wrong, option number C is correct. आप कोरिलेशन को एस्टैब्लिश कीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस के बीच में, देन यू विल बी एबल टू गेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ लिवरेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इक्विटी मल्टीप्लायर्स, ऑल द मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव बीन इंट्रोड्यूस इन दिस पार्टिकुलर पीडीएफ। यू कैन आल्सो डाउनलोड दिस पार्टिकुलर पीडीएफ। प्लीज इंस्टॉल आवर ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इसके फ्री सेक्शन में जाइए दोस्तों, आप इस तरह के पीडीएफ को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। सो इक्विटी मल्टीप्लायर में पहला ऑप्शन है अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज। तो क्या ये फाइनेंशियल लिवरेज को निकालने का तरीका है इक्विटी लिवरेज। दोस्तों ये सीए डेफिनेशन नहीं है इक्विटी मल्टीप्लायर का। फाइनेंशियल लिवरेज एक तरीका, एक मेथड है जिससे आप मेजर कर सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे अफेक्ट हो रहा है इसके डेप्ट के यूज से। मैंने बताया ना, प्रॉफिट और डेप्ट। तो डेप्ट के कारण प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये कौन मेजर करता है, ये मेजर करता है हमारा इक्विटी, ये मेजर करता है फाइनेंशियल लिवरेज। और जो इक्विटी मल्टीप्लायर है ये किसका मेजर होता है, ये मेजर होता है दोस्तों कि कंपनी का टोटल एसेट कितना है, कंपनी का टोटल एसेट कितना है रिलेटिव टू इट्स इक्विटी। तो इक्विटी के रेस्पेक्ट में टोटल एसेट कितना है ये मेजर करता है दोस्तों इक्विटी। ओके, इक्विटी मल्टीप्लायर इज अ मेजर ऑफ कंपनी टोटल एसेट रिलेटेड टू इट्स इक्विटी। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए तो आपने देख लिया गलत है, गलत है। ऑप्शन बी को देखिए, अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इक्विटी, व्हाट डज इट मीन। तो दोस्तों ये भी एक करेक्ट डेफिनेशन ही है इक्विटी मल्टीप्लायर का। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो एक तरीका होता है क्या मेजर करने के लिए, दिस इज द वे टू मेजर ऑफ हाउ प्रॉफिटेबल इज अ कंपनी टू इट्स। So ROE is a measure of how profitable a company is for honor। यानी ऑनर के लिए ROE बताता है कि कितना यूजफुल एक इज मेजर ऑफ हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी इज। तो यदि कोई इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट इक्विटी मल्टीप्लायर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको आप नोमिनेटर में लिख दीजिए और जो आपका कंपनी का इक्विटी है उसे डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इक्विटी मल्टीप्लायर को आप लोग ROE के कैलकुलेशन में नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेजर ऑफ कंपनी एसेट रिलेटेड टू इट्स इक्विटी। दोस्तों ये सही डेफिनेशन है इक्विटी मल्टीप्लायर का। यानी दोस्तों आप इक्विटी मल्टीप्लायर को हाउ डू वी कैलकुलेट इक्विटी मल्टीप्लायर, दोस्तों कैलकुलेट करते हैं आप कंपनी के टोटल एसेट को इक्विटी से डिवाइड करके, राइट। टोटल एसेट को इक्विटी से डिवाइड करते हैं। सो हाई एंडिंग एनोनिमस। सो हाई इक्विटी मल्टीप्लायर इंडिकेट करता है, यदि मान लीजिए इक्विटी मल्टीप्लायर हायर है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी बहुत ज़्यादा डेप्ट यूज कर रही है अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए, और ये रिस्क हो सकता है यदि कंपनी जो है कंपनी का प्रॉफिट घट गया तो, राइट। सो दिस कैन बी अ रिस्क, दिस इक्विटी मल्टीप्लायर ओवरथ्रोन इज काइंड ऑफ रिस्क। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। The next question we have is a measure of company total asset related to equity. What is degree of financial leverage? सो आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए ऑप्शन ए में कर रहा है इट इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर टू द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बताइए क्या सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस, and what is this percentage change in earning of DFL, degree of financial leverage, right? So it is a percentage of it is a ratio of percentage change in earning per share to the percentage change in earning for interest and tax। so दोस्तों ये DFL क्या मेजर करता है कि कैसे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो अफेक्ट हो रहा है इसके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के चेंजेस से। तो यदि हाई DPL इंडिकेट करता है कि कंपनी जो है हाई DFL इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज रेवेन्यू, यदि DFL ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो अर्निंग है या जो रेवेन्यू प्रॉफिट पर शेयर है वो ज़्यादा सेंसिटिव है EBIT के चेंजेस से।
नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इट इज द रेशियो ऑफ ईपीएस टू ईबीआईटी। ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ईपीएस टू ईबीआईटी का जो रेशियो है उसे हम लोग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। प्रॉफिट मार्जिन मेजर करता है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम इट्स कोर ऑपरेशन। ऑप्शन सी का ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी का रेशियो है। सो फ्रेंड्स दिस let's move to the next question. Next option is it is a ratio of, it is also incorrect. Option number B is also incorrect. Option C, option D incorrect. ऑप्शन सी में कहा जा रहा है दोस्तों कि जो अपना ईपीएस और ईबीआईटी का रेशियो है वो डीएफएल का डेफिनेशन नहीं है। तो ईपीएस और ईबीआईटी के रेशियो को प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन। एंड ईबीआईटी टू ईबीटी, तो व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, ईबीआईटी टू ईबीटी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, उसे हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं, राइट। ईबीआईटी टू ईबीटी को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑपरेटिंग लिवरेज, नॉट इज नॉट कॉल्ड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको डीएफएल निकालने का फॉर्मूला पूछा गया, डेल्टा ईपीएस अपॉन ईपीएस डिवाइडेड बाय डेल्टा ईबीटी अपॉन ईबीटी। सो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो प्लीज रिमेंबर, अभी मैंने आपको बताया कि डीएफएल निकालने का सबसे सिंपल तरीका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेल्टा ईपीएस अपॉन ईपीएस डिवाइडेड बाय ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी। So option number C is correct to this particular question. Now let's come to the next question. Next question is how can DFL be expressed as ratio? DFL को आप कैसे रेशियो में एक्सप्रेस करेंगे? तो याद रखिएगा DFL को एक्सप्रेस करना काफ़ी आसान है। आप नंबरेटर में EBIT लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में EBT लिख दीजिए। So this is how DFL is expressed as ratio. So friends, these are the plans that are available on our app. The first is comprehensive plan. It includes unit-wise concise PDF, 3000 plus MCQs, daily quizzes, video explanation, unit-wise and full-length mock test. CIB PDF plan we have, unit-wise concise PDF note, 3000 plus MCQs, and unit-wise theory or MCQs PDF. And finally we have CIB mock test plan, which includes unit-wise mock test, daily quizzes, full-length mock test. So if you want to opt any of these, please WhatsApp me on the number or install the particular app, whose link is provided in the description section. I will provide you more detail regarding this particular courses that we have and how much it is cost, till what time it will valid. Every FNQ question we will discuss there. these are the link. ये हमारा ऐप का दोस्तों फ्रंट पेज है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो इस प्रकार का ऐप दिखेगा, JIV मेड सिंपल। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा दोस्तों। ये जो हमारा 3 डॉट है, 3 डॉट सेक्शन पे जाइए। 3 डॉट सेक्शन पे जाके दोस्तों फ्री मटेरियल सेक्शन पे जाइए। फ्री मटेरियल पे दोस्तों आपको डेली बेसिस का जो हमारा डेली क्विज है वो आपको मिल जाएगा। एंड ऑल्सो यू विल गेट सम PDFs। जो हमारा लाइव सेशन है उसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। जरूर टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, बेनिफिशियल के लिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपका आज का ऑफर बहुत ही ज़बरदस्त है। सो फ्रेंड्स आज आपको मिल रहा है 10% ऑफ ऑन एवरी कोर्सेज बाय यूजिंग द कूपन कोड Friday10। तो जरूर इस पार्टिकुलर कूपन कोड का लाभ उठाएं। एंड नाउ आफ्टर दिस पार्टिकुलर सेशन so friends, kindly join our Telegram channel, which is available on Telegram, WhatsApp group, Facebook group, and as well as Instagram group. So do subscribe this particular channel so that the video description comes to you when you